गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। एडियाबेटिक प्रोसेस कब बोलेंगे? एडियाबेटिक का मतलब समझते हो ना कि सिस्टम से न तो हीट रिलीज होगा न तो हीट एब्जॉर्ब होगा। अगर कोई प्रोसेस ऐसा हो रही है जिसमें सिस्टम न तो हीट रिलीज कर रहा है और न ही हीट गेन कर रहा है सराउंडिंग से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब इन दिस टाइप्स ऑफ प्रोसेस in this type of process heat exchange is always equal to जीरो। इसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, जो Q की वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल होगी। तो बताओ, अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, बताओ फर्स्ट लॉ क्या सिखाता है? डेल ई इजकल टू क्या होता है भाई? Q प्लस डब्ल्यू होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो बताओ Q की वैल्यू क्या होगी? Q की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। तो इस Q की वैल्यू जब जीरो पुट करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? डेल ई इजकल टू डब्ल्यू आ जाएगा। मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर सिस्टम पे आप वर्क डन करोगे तो सिस्टम, देखो वर्क डन अगर आप कर रहे हो तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो रही है? पॉजिटिव हो रही है। तो डेल ई की वैल्यू भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसका मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम वर्क डन आपके ऊपर कर रहा है, मतलब सिस्टम वर्क सप्लाई कर रहा है, तो उस केस में बताओ वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर वर्क डन निगेटिव हो रही है तो बताओ डब्ल्यू माइनस में है तो डेल ई भी क्या होगा? उसके माइनस में होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होने वाला है। तो डेल ई माइनस में मतलब सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, जितना वर्क डन करेगा उतना से क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा। मतलब सिंपल सा कि जो कांस्टेंट क्या बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में, जो भी सिस्टम पे आप वर्क डन करोगे या सिस्टम आप पे वर्क डन करेगा, वो किसकी कॉस्ट पे करेगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे करेगा। ठीक है ना? मतलब बोल सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल चेंज करने का सिर्फ एक ही सिस्टम में कौन सा? वर्क डन करना। क्योंकि हम सिस्टम को डायरेक्ट हीट तो दे नहीं सकते और ना ही सिस्टम हमें डायरेक्ट हीट दे सकता है, न लेगा ना देगा। तो क्या करेगा? बस एक ही मीडियम बच गया, कौन सा भाई? वर्क डन। तो वर्क डन के थ्रू हम उसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वहीं लिखा हुआ है। अब हम बात करें आगे, फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन की बात करें। बताइए, कोई सिस्टम एक्सपेंड करेगा मतलब उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, तो एक्सपेंशन कब होगा भाई? बताओ, जब अंदर का प्रेशर, गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, किससे भाई? एक्सटर्नल प्रेशर से। तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा सिस्टम का, सिस्टम एक्सपेंड करेगा। मतलब अगर यहीं ये जो प्रेशर ऑफ गैस जो है यहाँ पे, अगर ये डीपी है, डीपी का मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है, अगर ये डीपी की वैल्यू बहुत छोटी है तो रिवर्सिबली एक्सपेंड करेगा। अगर ये डीपी की वैल्यू लार्ज है, एक लार्ज चेंज है प्रेशर में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इरिवर्सिबली एक्सपेंड करेगा। तो ये सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? लेकिन कंडीशन कौन सा है? हमेशा प्रेशर ऑफ गैस, अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। किससे भाई? पी एक्सटर्नल से। तभी क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। बाकी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल किस पे डिपेंड करेगा? इस ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर ये ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू नेग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल है तो ये रिवर्सिबली हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू लार्ज है तो कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा। चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्या होता है। तो बताओ, जब एक्सपेंशन होगा तो इसका मतलब वर्क डन कौन कर रहा है? इस बार एक्सपेंशन वाले केस में वर्क डन सिस्टम कर रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा भाई? निगेटिव होगा। अब बताओ, यहाँ पे W निगेटिव पुट कर रहे हो तो डेल ई भी कैसा होगा भाई? डेल ई भी निगेटिव हो जाएगा। W निगेटिव होने का मतलब हुआ डेल ई की जो वैल्यू होगी वो भी कैसी हो जाएगी? निगेटिव। बताओ डेल ई किसके इक्वल होता है? ये होता है एम सी वी डेल टी के, T2 माइनस T1 के। अब ये निगेटिव है, निगेटिव का
मतलब 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अब बताओ इसको आगे लेके जाओ, एनसी भी इतना जाओ 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से T2 जो होगा वो छोटा होगा T1 से। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर है और T2 जो है फाइनल टेम्परेचर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एडियाबेटिकली एक्सपेंड करेगा तो सिस्टम की टेम्परेचर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब यहाँ पे कूलिंग होगा, ध्यान देना कि जब भी एक्सपेंशन होगा मतलब फॉर बाई ऐसे बोलते हैं बाई एडियाबेटिक एक्सपेंशन, बाई एडियाबेटिक जब भी एक्सपेंशन होगा क्या होता है भाई, कूलिंग होता है, कूलिंग अकर्स, हमेशा क्या होगा, कूलिंग होगा, ये याद रखना। एडियाबेटिक एक्सपेंड करने से टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। करना भी चाहिए, क्यों भाई, क्योंकि इसकी इंटरनल क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। और हमको पता है कि इंटरनल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर कम होगा तभी इंटरनल डिक्रीज करेगी, मतलब सिस्टम क्या होगा, ठंडा होगा, कूलिंग होगा इसका। चलिए देखते हैं जब कंप्रेशन वाला केस होगा तो क्या होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात करें। बताइए कंप्रेशन के लिए क्या केस होना चाहिए। कंप्रेशन वाले केस में जो बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल, ये बड़ा होना चाहिए किससे भाई, P इंटरनल से, या फिर प्रेशर ऑफ गैस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे ये जो अगर मैं डीपी बोलो, डीपी क्या है भाई, प्रेशर में डिफरेंस। ये प्रेशर में डिफरेंस अगर स्मॉल है मतलब जो कंप्रेशन होगा वो धीरे धीरे होगा, रिवर्सिबली होगा। अगर ये डीपी की वैल्यू ज़्यादा है तो कंप्रेशन कैसा होगा भाई, इरिवर्सिबल होगा, मतलब फास्ट प्रोसेस होगी। ये समझ जाओ पहले। दूसरी चीज कि यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्रेशन हो रहा है तो बताइए वर्क डन की वैल्यू कैसी आएगी। वर्क डन कंप्रेस करें हम, सिस्टम को वर्क सप्लाई करें तो वर्क डन कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। तो बताओ क्या फॉर्मूला आया था, डेल ई इक्वल टू डब्ल्यू आया था। तो जो वर्क डन जैसा साइन होगा वैसा ही डेल ई का भी साइन होगा। तो डेल ई की वैल्यू भी क्या हो रही है यहाँ पे पॉजिटिव हो रही है। डेल ई क्या होता है बताओ, एन सी वी T2 माइनस T1 जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा T2 जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, T1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हीटिंग होगा भाई, हीटिंग अकर्स। मतलब अगर कोई प्रोसेस आप एडियाबेटिकली कंप्रेस कर रहे हो किसी सिस्टम को तो उसमें उसकी टेम्परेचर क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, दोनों केस में इंक्रीज करेगी, चाहे रिवर्सिबली कंप्रेस करो चाहे इरिवर्सिबली कंप्रेस करो, कैसे भी करो, मतलब एडियाबेटिक होना चाहिए। एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा तो हमेशा फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे भाई, इनिशियल टेम्परेचर से। और यहाँ पे देखा मैंने कि जब आप एक्सपेंड करोगे एडियाबेटिकली करो, एडियाबेटिकली करना चाहिए, रिवर्सिबल करो चाहे इरिवर्सिबल करो, फाइनल टेम्परेचर जो होगा कम होगा किससे भाई, इनिशियल टेम्परेचर से। मतलब कंप्रेशन से हीटिंग होता है और एक्सपेंशन से क्या होता है, कूलिंग होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है, देखिए दोनों अब हम बात करें एक केस 1 वर्क डन इन एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। बताओ एडियाबेटिक रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, इसमें हमेशा हीट क्या होगा, 0, क्योंकि वैल्यू 0 होगी। तो फर्स्ट लॉ लगाओ यहाँ पे। फर्स्ट लॉ से क्या आ गया कि जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल ई के इक्वल होगा। मतलब सिंपल सा अगर आपको चेंज इन एनर्जी निकल जा रहा है तो आपको सिंपल सा वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, तो बताओ वर्क डन डेल ई किसके इक्वल होता है, आपका पता है एन सी वी T2 माइनस T1 के इक्वल होता है। बोलो तो हम एन पता है, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, सीवी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, T2 फाइनल टेम्परेचर और T1 इनिशियल टेम्परेचर। आराम से वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। तो याद रखना एक तो फॉर्मूला यही होता है डायरेक्ट वर्क डन निकालने का, एन सी वी T2 माइनस T1, इसको याद रखना। ये कब यूज करोगे, जब आपको फाइनल टेम्परेचर पता होगा, इनिशियल टेम्परेचर पता है, सीबी तो आपको पता है। मोनोएटॉमिक के लिए सीबी की वैल्यू कितनी होती है बताओ, मैंने बताया था आपको 3/2R कितनी होती है, 3/2R। और डाइएटॉमिक के लिए कितनी होती है, 5/2R। और ट्राइएटॉमिक के लिए कितनी होती है, 3R। तो देख लेना है कौन सा मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है कि ट्राइएटॉमिक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। एन नंबर ऑफ मोल है वो बता दिया, T2 माइनस T1 टेम्परेचर का डिफरेंस देख लेना, वैल्यू पुट करना, आपको डायरेक्ट यहाँ से वर्क डन निकल जाएगा। जो वर्क डन पूछे चाहे चेन इंटरनल पूछे, दोनों का लिए यही फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा अगर हमें यहाँ पे हम बात करें, हमें वर्क डन इरिवर्सिबल की बात करनी है। किसकी बात करनी है,
वर्क डन इरिवर्सिबल की। तो हमको पता है कि वर्क डन इरिवर्सिबल का सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इंटू डेल वी। अगर मान लो एक्सपेंड हो रहा है तो उसमें साइन कैसा होगा, माइनस जिसके जो अपोज करेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल, और जो वॉल्यूम में चेंज है डेल वी, मतलब V2 माइनस V1। ये भी यूज कर सकते हो किसके लिए भाई, इरिवर्सिबल के लिए। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो P एक्सटर्नल इंटू डेल वी। ये कब यूज करेंगे, जब आपको फाइनल जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो दिया रहेगा, फाइनल वॉल्यूम दिया रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम दिया रहेगा, ये वैल्यू पुट करो, वर्क डन आपका आ जाएगा। या चेंज इन एनर्जी पूछे तो यहाँ पे जो वर्क डन है वही किसके इक्वल है, चेंज इन एनर्जी के इक्वल है। तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होगी और साइन भी सेम रहेगा, आराम से चला जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है, इसको हम आगे बढ़ाएं तो बताओ यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P एक्सटर्नल। V2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर हम PV हम जानते हैं कि प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है तो इनिशियल कंडीशन पे और फाइनल कंडीशन पे दो पोजीशन पे सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। बीच वाले किसी भी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहता, किसमें भाई, इरिवर्सिबल में। लेकिन इनिशियल कंडीशन पे और फाइनल कंडीशन पे क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में एग्जिट करता है। तो हम इनिशियल कंडीशन के लिए और फाइनल कंडीशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, PV इक्वल टू nRT यूज कर सकते हैं। तो बताओ ये फाइनल वॉल्यूम कौन सा है, फाइनल पोजीशन के लिए बोल रहा है, ये VI कौन सा है, इनिशियल पोजीशन के लिए बोल रहा है। तो बताओ यहाँ पे यूज करो PV इक्वल टू nRT। तो बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा nRT2 बाई P2 माइनस nRT1 बाई P1। देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या होगा, कई सारे केस में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, हम जानते हैं कि अगर सिस्टम को आप एक्सपेंड करने के लिए छोड़ दो अपने आप, तो जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो उस केस में बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल होता है। मतलब जनरली P एक्सटर्नल और P2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर P एक्सटर्नल की वैल्यू अलग से नहीं दिया हुआ है तो आप P2 की वैल्यू और P एक्सटर्नल की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम लेना। अगर अलग से दिया हुआ है, बोला कि नहीं आपको इससे पहले कि सिस्टम इक्विलिब्रियम अचीव करे बीच में ही प्रोसेस को रोक दिया गया, तो अब यहाँ पे उस केस में P एक्सटर्नल की वैल्यू अलग हो जाएगी और जो P2 होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसकी वैल्यू पुट करना, डायरेक्ट आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आ जाएगा आपके सामने। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूले में से कैसे भी करके आपको वर्क डन निकालना होगा। पहला ये है, ये सबसे आसान होता है, आपको चेंज इन एनर्जी निकाल दो, वर्क डन मिल जाएगा। दूसरा प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में ऐसे निकाल सकते हो, और लास्ट वन ऐसे यूज कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगे, जो क्वेश्चन दे उसके आधार पे आप यूज करना। अब हम आगे बात कर रहे हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें। हम जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा ऑल टाइम इक्विलिब्रियम में होता है। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है, धीरे धीरे होती है, कंप्लीट होने में इन्फिनाइट टाइम लगता है। ये एक स्पेशल केस है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, देखो क्या होगा, बताओ ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब Q की वैल्यू जीरो होगी। अगर Q की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो बताओ क्या होगा, डेल इज इक्वल टू Q प्लस W। तो इसका मतलब फिर से यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला आ जाएगा, डेल E इक्वल टू W। मतलब अगर आपको चेंज इन एनर्जी मिल जाता है तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, वर्क डन मिल जाएगा, या फिर वर्क डन मिल जाए तो आपको चेंज इन एनर्जी मिल जाएगा, दोनों के लिए साइन सेम होगा। बताओ अभी जैसे हमने पढ़ा वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्क डन क्या होता है भाई, NCV T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देखो T2 माइनस T1। अब बोलोगे सर यही फॉर्मूला तो हमको वहां भी आया था इरिवर्सिबल वाले केस में, तो क्या दोनों में वर्क डन सेम होगा? नहीं, एक बात पॉइंट करना है कि रिवर्सिबल का जो फाइनल टेम्परेचर होगा उसको मैं T2 डैश बोल रहा हूँ। मतलब रिवर्सिबल में जो फाइनल टेम्परेचर होगा और जो इरिवर्सिबल फाइनल टेम्परेचर होगा दोनों अलग अलग होगा, दोनों कभी सेम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं सेम हो सकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया है, जब मैं आपको ग्राफ देकर समझाया था कि किस में इफिशियंसी ज़्यादा मिलेगी, उसमें बताया था कि रिवर्सिबल की इफिशियंसी जो वर्क डन की होती है एक्सपेंशन वाले केस में वो ज़्यादा होती है, किससे भाई, इरिवर्सिबल में हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो होता है, धीरे धीरे हो रहा है, जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। इरिवर्सिबल वाले केस में फास्ट प्रोसेस होता है तो उसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो उसमें अगर
दोनों में सेम वर्क डन हो जाता तो हमको क्या मतलब दोनों केस में हमें इफिशिएंसी सेम मिलती, लेकिन दोनों में इफिशिएंसी क्या मिल रही है, हमें अलग अलग मिल रही है। तो डेफिनेटली हम श्योर हैं कि दोनों केस में वर्क डन हमें अलग अलग मिलेगा। अब बताओ, नंबर ऑफ मोल तो सेम ही है, सी भी सेम ही है, इनिशियल टेम्परेचर तो सेम ही है, तो क्या डिफरेंट होना पड़ेगा, T2। मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे वर्क डन निकाल लेना किससे भाई, इससे T2 माइनस T1 से। अब क्वेश्चन में आप दिमाग में सेट कर लो कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको फाइनल टेम्परेचर मिल गया, इनिशियल टेम्परेचर क्वेश्चन देख के रखेगा, एन देख के रहेगा, सीवी की वैल्यू तो या तो आपको दिया रहेगा या फिर आपको पता है कब क्या यूज करना है। लेकिन अगर फाइनल टेम्परेचर आपने निकाल लिया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्यू तो जीरो ही होता है, डेल ई किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू के इक्वल होता है। इसमें T2 निकालो, पुट करो, आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, और वर्क डन ही क्या है, डेली के इक्वल है, मतलब सब कुछ मिल गया आपको। समझ में आई बात। तो सिंपल सा T2 कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं जो वैलिड है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। जैसे ये तीन इक्वेशन को फॉलो करता है। ये इक्वेशन कहां से आया, ये पढ़ोगे आप फिजिक्स में, या फिर आपको मतलब ये अपने समझ लो कि बाद में पढ़ना है। पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल आसान सा डेरिवेशन है, मैं आपको कोई बताऊंगा फ्री टाइम में। ये पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए भाई, एडियाबेटिक के लिए। तो बताओ पीवी गामा, पीवी का मतलब, पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम, गामा का मतलब वही पॉइजन्स रेशियो जो आप पढ़े हो। तो बताओ इससे क्या लिख सकते हो आप, P1 V1 गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 गामा। इसका यूज करो। दूसरा क्या यूज कर सकते हो, एक तीन फॉर्मूले होते हैं जिसके हेल्प से हम निकाल जाते हैं। दूसरा फॉर्मूला यूज करो आपका टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। बताइए टीवी गामा मतलब यहां पे हम क्या लिखते हैं, T1 V1 गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन। ये फॉर्मूला का यूज करो और आप इसमें देखो, आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है मान लो आपको, और फाइनल वॉल्यूम दिया है। तो इस फॉर्मूले से आप फाइनल वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है P1 माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है भाई, देखो P1 माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है। बताओ इसमें हम क्या कैसे बताएंगे इसको, P1 1 माइनस गामा T1 गामा P2 1 माइनस गामा T2 गामा, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इनिशियल प्रेशर दिया है, फाइनल प्रेशर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप क्या यूज कर सकते हो, फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हो। लेकिन दिमाग में एक बात रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वैलिड है। आप एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए वैलिड है। आप कभी भी इरिवर्सिबल में ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि इस फॉर्मूले को ड्राइव करने में आपको भी ड्राइव करके बताऊंगा कि इसमें हम क्या यूज किए हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी किए हैं ऑल कंडीशन के लिए। तो हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी किसके लिए वैलिड होता है, सिर्फ रिवर्सिबल केस में ही आप किसी भी कंडीशन पे क्या लगा सकते हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए एक और फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू डेल ई, अभी हमने देखा, और डेल ई इक्वल टू एन सी बी T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला आया। ठीक है, अब बताइए एक चीज आगे लेके चलते हैं इसको। बताओ CV इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, आपको बताया था मैंने कि CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, R होता है, आप जानते होंगे। एक चीज और जानते होंगे कि CP बाई आप एक और चीज जानते होंगे, CP बाई CV इक्वल टू गामा होता है। तो बताओ यहां से निकालो क्या होगा, CP आपका CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ आपका CP निकालो, CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इंटू CP हो जाएगा, गामा इंटू CP हो जाएगा। इसकी वैल्यू को यहां पे पुट करो, बताओ क्या हो जाएगा, गामा इंटू CV, गामा इंटू CV बाई CV इक्वल टू R। यहां से CV निकालो, क्या हो जाएगा, यहां से 1 कॉमन, तो ये आ गया गामा माइनस 1,
देखो ना क्या वैल्यू, CV इक्वल टू क्या हो गया, गामा R बाई गामा माइनस 1। क्या इस CV की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं क्या? चलो पुट करो, बताओ यहाँ पे क्या हो गया, इसका इक्वेशन वन मान रहा हूँ, क्या हो गया भाई, एन CV का मतलब R बाई गामा माइनस 1, कहाँ से आया देख लो यहाँ पे, CV माइनस CV इक्वल टू R था और CP बाई CV इक्वल टू क्या था भाई, गामा था। तो यहाँ पे निकाला हमने, CP की वैल्यू निकाला तो क्या आ गया, गामा इंटू CV आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो आ गया CV इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1। अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये हो गया T2 माइनस T1, क्या आ जाएगा फॉर्मूला बताओ, ANR T2 माइनस ANR T1 बाई गामा माइनस 1। बताओ ANR T2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहे दे सकते हैं, अगर P हम जानते हैं PV इक्वल टू NRT होता है तो ANR T2 है, तो यहाँ पे हम इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, P2 V2, यहाँ पे T1 है तो क्या सकते हैं हम लोग, P1 V1 बाई गामा माइनस 1। तो ये आपका एक और फॉर्मूला आ गया रिवर्सिबल के लिए, क्या फॉर्मूला आ गया भाई, P2 V2 माइनस P1 V1, क्या आ गया, P2 V2 माइनस P1 V1 बाई गामा माइनस 1, एक दूसरा फॉर्मूला आ गया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। देखो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, मान लो एक्सपेंशन हो रहा है तो डेल ई की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, तो ये पूरा टर्म NCB T2 माइनस T1 क्या हुआ, निगेटिव होगा, तो ये भी निगेटिव होगा, तो ये पूरा होल टर्म पे क्या आएगा, यहाँ पे निगेटिव टर्म आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये होल टर्म क्या आएगा, निगेटिव टर्म आएगा। तो चलो अपना फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाता है बताओ, आपका फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वर्क डन रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस इधर प्लस हो जाएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन यूज कर दिया गया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्यों साइन, मैंने ऐसा नेगेटिव साइन क्यों लगाया समझो एक बार, मान लो एक्सपेंशन मान लिया मैंने, तो इस केस में डेल एक्सपेंशन में इंटरनल क्या होता है, डिक्रीज करता है ना, आपको तो पता है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो ये निगेटिव होगा, तो देखो यहाँ पे निगेटिव साइन बाद में निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया भाई, फॉर्मूला आ गया वर्क डन रिवर्सिबल इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। तो आपने देखा कि आपको रिवर्सिबल केस में कितने फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला आया भाई वर्क डन का NCV T2 डैश माइनस T1, मतलब NCV डेल T करो, आपका वर्क डन सामने आएगा जो भी वर्क डन होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या आया भाई, अभी आपने देखा, अच्छा इसमें T2 निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, P1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू कांस्टेंट, TV गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, तीनों का फॉर्मूला का यूज करेंगे, फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या आया, ये सब रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, और वर्क डन रिवर्सिबल का दूसरा फॉर्मूला आ गया P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज कर लो, आपका वैल्यू आ जाएगा। अच्छा तीसरा, हम जानते हैं रिवर्सिबल में छोटा छोटा वर्क डन होता है, तो अगर हमें वर्क डन रिवर्सिबल निकालना है तो जितने भी छोटे छोटे DW1 प्लस DW2 प्लस DW3 ऐसे जितने इनफाइनाइट वर्क होते हैं, सारे वर्क को क्या करो, कैलकुलेट सम करो, आपको क्या निकल जाएगा, नेट वर्क डन निकल जाएगा। तो बताओ अगर मैं इस स्मॉल वर्क डन की बात करूं तो इसका कुछ, ये स्मॉल वेरी स्मॉल चेंज के लिए हम क्या मान सकते हैं, इसको एकदम वेरी स्मॉल पार्ट के लिए इरिवर्सिबल मान सकते हैं, मतलब इसका कुछ बाहर का प्रेशर होगा, मतलब ये P एक्सटर्नल और वेरी स्मॉल चेंज होगी DV, ऐसे ही इसका भी, तो इसको पूरा कोई अगर रियल आपको पूरा होल कितना वर्क डन हुआ इसकी वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से भाई, V1 से लेके V2 तक, तो ये आपको क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। तो याद रखना वर्क डन का एक तीसरा फॉर्मूला आ गया रिवर्सिबल वाले केस में, ये इंटीग्रेशन के थ्रू आएगा, P एक्सटर्नल इंटू डेल V, V1 से लेके V2 तक, ये वाला फॉर्मूला देखो, याद रखना ये तीन फॉर्मूले होते हैं, इन तीनों फॉर्मूले की हेल्प से ही हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस का। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1 मोल है नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक आइडियल गैस इज एक्सपेंड आइडियाबेटिकली एट 300 केल्विन
from 16 atm to 1 atm. Calculate the work done under the following condition. 3 कंडीशन दिए हुए हैं. पहला दिया है फ्री एक्सपेंशन, दूसरा दिया है रिवर्सिबल एक्सपेंशन और तीसरा दिया है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन. वन बाय वन सबका सॉल्व करते हैं. देखिए आप सॉल्यूशन लेते हैं. पहले का हम बात करें किसकी, फ्री एक्सपेंशन के लिए. बताओ जब भी फ्री एक्सपेंशन होगा इसका मतलब क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन का, या फिर इम्पटी में एक्सपेंशन हो या वैक्यूम में एक्सपेंशन हो, तो इस टर्म का मीनिंग क्या होता है. मतलब इस केस में अपोजिंग प्रेशर कुछ है ही नहीं. जैसे मान लो एक्सपेंड कर रहा हूं, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब बाहर कोई प्रेशर है ही नहीं. तो बताओ जब हम वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेंशन केस में, पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी. जनरल फॉर्मूला ये तो होता है. डेल वी मतलब वॉल्यूम में चेंज, V2 माइनस V1. अब बताओ पी एक्सटर्नल की वैल्यू फ्री एक्सपेंशन में क्या हो जाएगी, जीरो की इक्वल होगी, क्योंकि बिल्कुल फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, कोई अपोजिंग प्रेशर नहीं है यहाँ पे. तो फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, जीरो की इक्वल. तो बताओ यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन जीरो इंटू, बताओ कुछ भी वॉल्यूम में चेंज कर दो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो. मतलब पहले केस में जो वर्क डन आ गया अपना क्या आ गया, जीरो आ गया, मतलब कोई वर्क डन नहीं आएगा पहले वाले केस में. अब सेकेंड केस की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन. चलिए अब सेकेंड केस ले रहे हैं, सेकेंड नंबर केस, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं. बताओ वर्क डन का फॉर्मूला, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है मतलब सिस्टम वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा. क्या फॉर्मूला होगा भाई, एनसीवी T2 माइनस T1, सिंपल सा, यही तो फॉर्मूला होगा. एनसीबी डेल टी कर दो. हमें क्या चाहिए, फाइनल टेम्परेचर चाहिए. देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 1 मोल, एन तो दे दिया क्वेश्चन ने नंबर ऑफ मोल दिया है कितना, एन दिया है 1 मोल, कोई टेंशन नहीं है. सी भी ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर दिया है. नॉन लीनियर का मतलब लीनियर नहीं है. बताओ हमने बताया था कि जो लीनियर होते हैं वो डायटोमिक की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा है, नॉन लीनियर है. तो बताओ CV की वैल्यू कितनी होती है नॉन लीनियर के लिए, CV की वैल्यू होती है 3R के इक्वल, बताया था आपको. तो ये 3R हो गई, ठीक है. अब बताओ एन पता है, CV पता है, इनिशियल टेम्परेचर देखो 300 केल्विन दिया हुआ है. आपको क्या चाहिए, सिर्फ फाइनल टेम्परेचर चाहिए. अगर आपको फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, आप आराम से इसकी वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे. बताओ फाइनल टेम्परेचर निकालने का क्या तरीका है. मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए. पहला था PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, क्या इससे निकलेगा, बिल्कुल नहीं. दूसरा था P1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दिया हो, क्या यही फॉर्मूला यूज होगा इसमें. देखो प्रेशर दिया है इनिशियल और फाइनल प्रेशर दिया है, एक टेम्परेचर दिया है, दूसरा टेम्परेचर निकालना है, तो यही फॉर्मूला यूज करो. चलो हम इसका इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं. बताओ क्या होगा, P1 माइनस गामा T गामा मतलब इक्वल टू क्या होगा, P2 1 माइनस गामा T2 गामा, ये फॉर्मूला लगेगा. बताओ इनिशियल प्रेशर कितना है, 16 atm. अच्छा एक बात और बता दो, ट्राई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए गामा की वैल्यू कितना होता है, आपको पता होगा 1.33 होता है. तो यहाँ पे गामा की वैल्यू भी मैंने लिखाया था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में यही सब वैल्यू लिखवाया था गामा की वैल्यू. तो कितना होगा 1.33, तो यहाँ पे होगा 16 का पावर 1 माइनस 1.33 इंटू टेम्परेचर. टेम्परेचर कितना दिया बताओ, फाइनल इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है, देखो 300 केल्विन दिया है. तो 300 का पावर गामा, गामा की वैल्यू बोले तो 1.33 इक्वल टू फाइनल प्रेशर. फाइनल प्रेशर देखो कितना दिया है, 1 atm दिया है, तो 1 का पावर 1 माइनस 1.33 इंटू फाइनल टेम्परेचर, यही तो हमें निकालना है, T2 का पावर गामा, गामा का मतलब 1.33. चलिए हम फाइनल टेम्परेचर निकालने की कोशिश करते हैं. बस हम फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा. कैसे बताओ, यहाँ पे 16 का पावर क्या हो जाएगा, माइनस में 0.33, ये हो जाएगा भाई 300, एक मिनट, 300 का पावर 1.33
और 1 का पावर ये हो जाएगा 0.33, 1 का पावर कुछ भी करो वैल्यू क्या होगी 1, तो ये हो जाएगा T2 का पावर 1.33। अब देखिए आपको यहाँ पे एक डिफिकल्ट मैथ का यूज करना है और आपको T2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें बताओ, दिमाग लगाओ, कैसे यूज करें कि इसकी वैल्यू आ जाए। अब सिंपल सा बात है कि यहाँ पे 1.33 है, इधर भी 1.33 है। अगर हम 16 को 1.33 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए तो अपना काम हो जाएगा, फिर अपना वैल्यू आराम से अगर मतलब पावर सेम है तो बेस को इक्वेट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। एक मिनट करते हैं, रुको देखो। देखिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, क्या हम 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं क्या, पावर माइनस में 0.33 इंटू 300 का पावर 1.33 इक्वल टू T2 का पावर 1.33। बोलो सही है ना। अब बताओ 2 का पावर जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर माइनस में 4 इंटू 0.33 इंटू 300 का पावर 1.33 इक्वल टू T2 का पावर 1.33। देखो ये वैल्यू आएगा। आगे इधर सॉल्व कर रहा हूं, देखो माइनस है, माइनस का मतलब नीचे चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर, क्या लिख सकते हैं, माइनस से नीचे आ गया तो ये हो गया 1.32। आप मल्टीप्लाई देखो तो कितना आएगा, 1.32 आएगा। अब यहाँ पे है 300 का पावर 1.33, ठीक है, इक्वल टू T2 का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.33 हो जाएगा। दिख पा रहे हैं आपको ना, देखो देखिए यहाँ पे। तो बताओ अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों का 1.32 है और यहाँ पे 1.33 है, दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के 2 अक्षर के बाद ऑलमोस्ट वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो इसको अपन चाहे तो हम लिख सकते हैं कि 300/2 का पावर कितना हो जाएगा, 1.33, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 का पावर 1.33। देखो अब देखो दोनों का पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया T2 का वैल्यू, T2 का वैल्यू यहाँ पे आ गया 150 के आसपास, 150 केल्विन। मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, अब बताओ अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे निकाल रहे हैं फॉर्मूला क्या है भाई, वर्क डन निकालने का यही फॉर्मूला है। तो वर्क डन में वैल्यू में पुट करो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, NCV वर्क डन इक्वल टू एन का मतलब कितना दिया, देखो 1 मोल दिया है। CV की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3R। T2 माइनस T1, T2 कितना है भाई, 150, और ये T1 कितना है, देखो हमें सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 150 का डिफरेंस आएगा। देखो ना पहले कितना था 300, अभी कितना हो गया 150 हो गया, डिफरेंस कितना आया 150 का। तो ये कैसा होगा, नेगेटिव में, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 450R हो जाएगा नेगेटिव में। अब बताओ नेगेटिव में 450R की वैल्यू पुट करो 8.314, तो जो वैल्यू आएगा इतना जूल हो जाएगा वर्क डन। किसका भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस का। अब देखो यही चीज हम कर रहे हैं इरिवर्सिबल वाले केस में, केस नंबर 3 ले रहे हैं, जब प्रोसेस कैसा हो, इरिवर्सिबली एक्सपेंड हो। बताओ वर्क डन जब आपको निकालना हो, 3rd वाला केस ले रहे हैं, इरिवर्सिबल वाला केस, तो बताओ वर्क डन कैसा हो जाएगा फॉर्मूला इरिवर्सिबल का, क्या होता है फॉर्मूला, NCV T2 माइनस T1, यही तो फॉर्मूला होता है। चलो अब यहाँ पे देखो T2 माइनस T1 की बात करें तो हमें T1 स्टार्टिंग टेम्परेचर दिया है, फिर से यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर हमको अगर मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये होता है, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, आपको याद हो तो क्या फॉर्मूला था भाई, माइनस में P एक्सटर्नल यहाँ पे NR T2 बाई P2 माइनस NR T1 बाई P1, ये फॉर्मूला। अब देखो इन दोनों के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे और किसी एक में पुट कर देंगे, अपना काम हो जाए। चाहे इसके थ्रू करूँ या इसके थ्रू करूँ, हमें फाइनल टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए। तो इन दोनों
इक्वेशन को इक्वेट करके हम फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे। कैसे बताओ, नंबर ऑफ मोल कितना दिया है, 1 दिया है, सीवी की वैल्यू कितनी हो गई, 3R हो गई। फाइनल टेम्परेचर T2 हमें निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है दोनों इसमें 300 है। बताओ यहाँ पे P एक्सटर्नल कितना है। देखो जब मैंने बताया था जब फाइनल P एक्सटर्नल की वैल्यू ना दे तो उस केस में आपको फाइनल P एक्सटर्नल की वैल्यू किसके लेना है, P2 के इक्वल लेना है। तो P2 कितना है 16 एटीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 16 और नंबर ऑफ मोल तो 1 है, R की वैल्यू R रहने दो, टेम्परेचर कितना है इसको T2 रहने दो, और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा 16 माइनस 1R, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 300 और आपका इनिशियल प्रेशर कितना है P1 कितना है, P1 आपका है सॉरी P2 है आपका 1 एटीएम, सॉरी P2 देखो फाइनल क्या है 1 एटीएम है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ पे 1 पुट करो और यहाँ पे P1 कितना है 16 है। अब इसको सॉल्व करो, देखो आसान है सॉल्व करना, सब कुछ नॉन है, क्या नॉन है, सिर्फ T2 और नॉन है। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 3R T2 माइनस 900R, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा T2R और ये प्लस में हो जाएगा कितना, प्लस में हो जाएगा ये 300/16R। आराम से दोनों T2 इधर है, दोनों T2 को एक साइड लेके आ जाओ, T2 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो T2 बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा ये 3R और इसका ये R इधर आया तो प्लस में आया 4R, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया 300/16 प्लस 900, R दोनों में कॉमन है तो R को बाहर निकाल दिया। ठीक है, R को बाहर निकालो, देखो यहाँ भी R कॉमन है, इसको भी बाहर निकालो, तो ये आ जाएगा T2 3 + 1 कितना हो गया, ये 4R आ गया, देखो 3 + 1 4R, और ये हो जाएगा 300/16 प्लस 900 और यहाँ पे R, देखो ये R से ये R कैंसिल हो गया, बस आपको T2 की वैल्यू निकाल, इसको निकाल ऐड कर देना है, 4 से डिवाइड करना है, क्या निकल जाएगा आपका T2 का वैल्यू निकल जाएगा। देखो इसको इन दोनों को सम कर देना है और यहाँ 4 बचा है तो 4 से डिवाइड करना है, तो बताओ इसको सम करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 300 प्लस 16 × 9 हो जाएगा 00 और यहाँ पे देखो ये 4 है तो 4 नीचे डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये 4, तो ये सिंपल सा कितना हो गया, दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया 14 और यहाँ पे 7 पे 00 और यहाँ पे 64। अब इसको डिवाइड करो आराम से, एक वैल्यू आएगा, कितना आ रहा है वैल्यू, देखो डिवाइड करके देख लो, जो आएगा उतना ही क्या हो जाएगा केल्विन में आंसर होगा T2 का। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे, n पता है आपको, CV पता है, T1 पता है, T2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, आपका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो अपना फाइनल टेम्परेचर आ गया T2 का कितना, देखो मैंने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गया 229.6 केल्विन। आप देख सकते हो कि यहाँ का जो फाइनल टेम्परेचर है और रिवर्सिबल में जो फाइनल टेम्परेचर था, दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो बताओ अब वर्क डन कितना आ जाएगा, अब तो वर्क डन आराम से आप निकाल सकते हो, कैसे, इस वैल्यू में पुट करो, n की वैल्यू 1 है, CV की वैल्यू 3R है, T1 कितना है, T2 पे पुट करा, T2 कितना है 229.6 माइनस T1 कितना है 300। अब कोई नहीं, आप सिंपली सॉल्व करोगे, R की वैल्यू पुट करो कितना, देखो R की वैल्यू मैंने पुट किया 8.314, इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो तो ये होगा पॉइंट नेगेटिव में आएगा वैल्यू, माइनस ये 4 और ये आ जाएगा कितना, माइनस करोगे तो 29 80 के आसपास है, 80 नहीं 70 के आसपास आ जाएगा, 70.4 ऐसे कुछ आ जाएगा, देखो 70.4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आराम से, माइनस में हो जाएगा 3 इंटू 8.314 इंटू 70.4, इसको सॉल्व करो, यही आंसर क्या आ जाएगा अपना जूल में आ जाएगा वर्क डन का वैल्यू। ठीक है।